जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में चैप्टर 4 के सब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके पहले चैप्टर 1, 2 और 3 को चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियाँ एवं उसका प्रभाव। तो आइए देर न करते हुए पहले सवाल से आते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह 1757 के पलासी युद्ध से हुई थी। 1757 के पलासी युद्ध से मानी जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान सही करना है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। इसका हो जाएगा वाणिज्यिक पूंजी चरण। तो 1757 से 1813 यह सही हो जाएगा। वाणिज्यिक पूंजी चरण 1757 से 1813। औद्योगिक पूंजी चरण 1813 से 1858। वित्तीय पूंजी चरण 1858 से 1947। ये तीनों मिलान सही है। फिर से एक बार देखेंगे। वाणिज्यिक हो जाएगा 1757 से 1813। औद्योगिक हो जाएगा 1813 से 1858। और वित्तीय पूंजी चरण 1858 से 1947 तक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन को लूटना था? तो यह भारत से धन को लूटना प्रथम चरण में था, जिसका समय था प्रथम चरण। इसका समय था 1757 से 1813। 1757 से 1813। आइए आगे देखते हैं 4 नंबर के सवाल को। इसमें है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने यह टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ है? तो यह पर्सिव स्पीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सिव स्पीयर ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्सिव स्पीयर ने कहा था अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। आगे देखते हैं 5 नंबर में। डैश के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। तो डाकू राज्य की संज्ञा 1765 से 1772 को 1772 को द्वैत शासन का काल था यह। इसे डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर्ड एक्ट के तहत अपनाई? तो यह हो जाएगा 1813 के चार्टर्ड एक्ट। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। याद रखेंगे, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति 1813 में अपनाई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर में। रेलवे का विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो रेलवे का विकास हो जाएगा, यह औद्योगिक चरण की मुख्य उपलब्धि थी। इसका कार्यकाल था 1813 से 1858 तक। औद्योगिक चरण 1813 से 1858 रेलवे का विकास का महत्वपूर्ण उपलब्धि है औद्योगिक चरण में। आगे 8 नंबर के सवाल को देखते हैं। 8 नंबर में है, कंपनी ने होम चार्जेज की नीति कब लागू की? तो यह होम चार्जेज की नीति हो जाएगा 1813 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। कंपनी ने होम चार्जेज की नीति 1813 में लागू किया। कंपनी ने होम चार्जेज की नीति 1813 में लागू किया। 9 नंबर के सवाल को देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें। अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो अंग्रेजी शासक का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा था। आर्थिक क्षेत्र याद रखेंगे, अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा। विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का यह कथन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखेंगे, विश्व के कपड़ों को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। आइए देखते हैं 11 नंबर में कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन है सही को पहले देख लेते हैं, कौन सा गलत है उसे भी देख लेंगे। पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई, तो यह सही हो जाएगा। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग के काल में शुरू हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के काल में नहीं हुआ था, यह गलत हो जाएगा। डलहौजी के काल में हुआ था। डलहौजी के काल में हुआ था, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी, तो ये सही हो जाएगा। रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ था, यह भी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, रेल लाइन बिछाने की बात अगर होगी तो कलकत्ता के रानीगंज में सबसे पहली रेल लाइन कलकत्ता के रानीगंज में बिछाई गई थी। और पहली रेल का परिचालन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में किया गया था।
तो इसमें गलत को चुनना था, तो गलत यही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 12 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया, तो यह सही हो जाएगा। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया 1903 में। एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही कथन को चुनना है। 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। थॉमस रॉबर्टसन की नेतृत्व में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट 1925 में रेलवे बोर्ड को आम बजट से अलग कर दिया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आगे 13 नंबर में देखेंगे। भारत में ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत नायाब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दिया गया? नायाब दीवान के द्वारा लगान वसूली का कार्य ठेकेदार को दिया गया, ठेकेदार को। आगे देखेंगे 14 नंबर में। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत का प्रमुख कारण था, द्वैत शासन के अंत का प्रमुख कारण था लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियाँ। द्वैत शासन 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का अंत का प्रमुख कारण लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियाँ। अब आगे देखते हैं 15 नंबर में। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो भू राजस्व पद्धति को इजारेदारी प्रथा याद रखेंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग एक नई भू राजस्व पद्धति जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 16 नंबर के देखते हैं सवाल को। 16 नंबर में है, इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया? 5 वर्ष से हटाकर 1 वर्ष के लिए इजारेदारी को कब कर दिया गया? तो यह 1776 ईस्वी में हो जाएगा। 1776 ईस्वी में। शुरुआत में इसे पंचवर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तिमरारी बंदोबस्त हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। इस्तिमरारी, इस्तेदारी यहाँ लिखा है, इसको इस्तिमरारी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर में। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में यह पूर्वी क्षेत्र में विशेष तौर पे लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं 20 नंबर के सवाल को देखते हैं। 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त विशेषता नहीं थी? तो इसमें गलत को चुनना है। ये देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त ने भूस्वामी का अधिकार जमींदार में निहित किया, तो यह सही हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त ने भूस्वामी का अधिकार जमींदार में निहित किया। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, तो यह गलत हो जाएगा। इसे अगला है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया, यह सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें से ए, सी और डी सही है। अस्थाई बंदोबस्त कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार में को ध्यान में रखा गया, यह गलत हो जाएगा। गलत को चुनना था, इसमें से विशेषता नहीं थी, तो यही विशेषता नहीं थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में देखते हैं सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से एक बार गलत को ढूंढना है। 1857 में महाविद्रोह में 1857 का महाविद्रोह में जमींदारों ने यहाँ पे होगा 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया।
तो इसमें ये सही हो जाएगा यह कथन। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। पिट्स का इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त 5 वर्षीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, 5 वर्षीय व्यवस्था के, तो यही गलत हो जाएगा, गलत को चुनना था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर में, अस्थाई बंदोबस्त इस्तिमरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी, तो यह हो जाएगा आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने अनुशंसा की थी अस्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने के लिए। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना की गई, तो यह फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था को बंदोबस्त की आलोचना की गई थी, जमींदारी व्यवस्था की आलोचना की गई थी फ्लाउड कमीशन में। आगे है 25 नंबर में, देखते हैं, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसे कहेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको लागू करने वाला रीड और मुनरो थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था वह प्रथम जिसे के तहत किसान स्वयं भू का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। आगे देखते हैं 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर में, 27 में है 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बरामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया, तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड ने 1792 ईस्वी में बारामहल क्षेत्र में पहली बार लागू किया था। आगे देखते हैं 28 नंबर में, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्र में लागू की गई थी उनमें शामिल थे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग, पूर्वी बंगाल में नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, राइट आंसर सी हो जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग। अब 29 नंबर के सवाल को देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया, तो यह हो जाएगा 1858 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू किया गया। आगे देखते हैं 30 नंबर के सवाल को देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें है, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को जाना जाता है, यह सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1819 में की गई परंतु 1822 में कानूनी रूप से लागू की गई, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को 1833 में बेहतर रूप से प्रारूप प्रदान किया, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी 1 2 और 3, 1 2 और 3 तीनों सही है। सही कथन को चुनना है, तो 1 2 और 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं 31 नंबर में है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था में देख लेंगे, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू थी उनमें शामिल है, तो उनमें शामिल है गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश आगरा, मध्य क्षेत्र के कुछ भाग और पंजाब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं, किस क्षेत्र में, व्यवस्था और भूमि प्रतिशत। तो अस्थाई बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भाग पर लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था
यह सबसे ज़्यादा ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर लागू था। और महालवाड़ी व्यवस्था, यह संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भाग पर लागू था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132, 132 सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? तो यह हो जाएगा 89%। 89, कभी 90 भी दे दिया जाएगा तो वह भी सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 89% हो जाएगा। 89% कंपनी को देना होता था और जमींदार 10% खुद रखते थे। अब आगे देखते हैं, मिलान करना है। कृषि पद्धति और उसके कार्य विशेषता। तो ददनी प्रथा यह संविदा कृषि थी। ददनी प्रथा संविदा कृषि थी। 3 कठिया प्रथा यह बिहार में प्रचलित था। 3 कठिया प्रथा यह बिहार में। उसके बाद कमिटियों प्रथा, तो यह बिहार एवं उड़ीसा में। कमियोटी प्रथा बिहार एवं उड़ीसा में। दुबलाहाली प्रथा सूरत में। दुबलाहाली प्रथा सूरत में। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर ए हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा, सत्य नहीं है, सॉरी, इसमें गलत को चुनना है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने पेश किया था। धन के निष्कासन सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने पेश किया था, तो यह सही हो जाएगा। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा की गई थी, तो यह भी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी थी, यह भी सही हो जाएगा। अब अगला है, इस सिद्धांत को चीन के साम्यवाद से उधार लिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। तो गलत को चुनना था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता? तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का यह कथन था कि जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता। आइए 37 नंबर के सवाल को देखते हैं। किसने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक का कथन था, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है। आगे देखते हैं, मिलान करना है। आइए देखते हैं मिलान करने के लिए। इसमें थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ी है, इसको मैं देख लूँगा। भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति, तो इसमें अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा और जॉन सोर। कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर मिलान हो जाएगा एक से। कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो एलिफिस्टन। और महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। महलवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन। और अस्थाई बंदोबस्त में कॉर्नवालिस हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 1, 2 और 3 राइट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3। आइए अब आगे 39 नंबर के सवाल को देखते हैं। 39 नंबर में है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्न में से कौन सी निधियां होम चार्जेज से संगठित थी? तो यह हो जाएगा लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह सही हो जाएगा, यह सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है, भारत से बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऊपर का दोनों सही है, तो केवल 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर का चयन करना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 40 नंबर के सवाल को।
शब्द इंपीरियल प्रोफरेंस, इंपीरियल प्रोफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर में। 41 में है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, तो इसका कारण था धार्मिक, ऊपर थोड़ा सा करेंगे, धार्मिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने को तहजीब देना। धनिक वर्ग के द्वारा संपत्ति में निवेश करने को तहजीब देना। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर में। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ, तो यह पण्य पदार्थ हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा, अफीम। कपास, रेशम, सोरा, अफीम। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 का। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ये देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा, इसमें रैयतवाड़ी की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया, यह गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों पर अधिपति बनाया गया, यह भी गलत हो जाएगा। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाया गया, यह भी गलत हो गया। तो इसमें से हो जाएगा उपर्युक्त में से ए बी सी डी कथनों में से कोई सही नहीं है, सभी गलत है। तो राइट आंसर यही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं चिरस्थायी बंदोबस्त। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। देखते हैं 45 नंबर में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, तो भू राजस्व निर्णय करना परमानेंट सेटलमेंट करने का कारण था। अब आगे देखते हैं 46 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो इसका हो जाएगा 1858 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1858। अब 47 नंबर के सवाल को देखते हैं। 47 में है भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो यह क्रमशः हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास तथा बंगाल में। नहीं, सॉरी, गलत हो जाएगा ये। इसमें भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। तो यह हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में। पहले बंगाल में फिर मद्रास में। अस्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद मद्रास में लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह सही हो जाएगा। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, यह भी सही हो जाएगा। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं 49 में पंजाब भूमि हस्तांतरण कब पारित किया गया? तो यह 1900 ईस्वी में हो जाएगा। सही उत्तर 1900 ईस्वी हो जाएगा। आगे है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यह 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839 ईस्वी याद रखेंगे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई है। आगे 51 नंबर में देखेंगे, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए मिलान करते हैं। जजमानी
जजमानी उत्तर भारत में, जजमानी उत्तर भारत में, जजमानी उत्तर भारत में। बाराबलुट, बाराबलुट महाराष्ट्र में हो जाएगा, बाराबलुट महाराष्ट्र में। मिरासी, मिरासी तमिलनाडु में, मिरासी तमिलनाडु में। अडाडे कर्नाटक, अडाडे कर्नाटक हो जाएगा। 1342 सही उत्तर हो जाएगा डी, 1342। आगे देखते हैं 52 नंबर में। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यह 40% हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का 40% व्यय किया जाता था। आगे देखते हैं 53 नंबर में। 53 में देखते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो इसको देख लेंगे। इसमें भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यही सही हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं 54 नंबर में। 54 में है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि ड्रेन ऑफ थ्योरी? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह इसमें भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सही उत्तर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं 56 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों थे। तो सही उत्तर हो जाएगा, सही कथन को चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अब आइए आगे देखते हैं 57 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी की उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो यह हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के दिया गया ड्रेन थ्योरी इसमें विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1901 ईस्वी में, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा 1901। आगे देखते हैं 59 में। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस दल के टिकट पर चुना लड़ा गया था। तो इनको टिकट मिला था 60 का, देख लेंगे। उदारवादी दल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल से। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 में। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी, यानी इकोनॉमी ड्रेन? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। इकोनॉमी ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक में लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अब आगे देखते हैं 62 नंबर में। 62 में देखते हैं औद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, औद्योगिकीकरण 1813 में, यह सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, तो यह भी सही हो जाएगा। तो कथन इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं 63 नंबर में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटिश भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यह सही हो जाएगा। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों को आत्मविश्वास जगाया, यह गलत हो जाएगा।
उन्होंने भारतीय सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन को चुनना है तो केवल एक सही हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 64 में देखते हैं 64 नंबर के सवाल को। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने यह कहा था, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। 65 नंबर को देखेंगे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का, तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अब आगे देखते हैं 66 में भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। औरंग का राजकोष का प्रभाव, तो यह गलत हो जाएगा। औरंग इसका अर्थ होता है गोदाम, यह फारसी वर्ड है। औरंग का अर्थ होता है गोदाम, जहाँ सामानें रखी जाती है। बेनियाल का हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। बेनियाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, यह सही है। आगे है मिरासिदा राज्य का नामित राजस्व दाता, यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। एक ये औरंग जो है राजकोषीय प्रभारी नहीं होता था, यह औरंग का अर्थ होता है गोदाम। अब आगे देखते हैं 67 में आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो यह हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण, यही परिणाम था। सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 68 में देखते हैं भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। तो इसका हो जाएगा, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था। आगे देखते हैं 69 में 69 नंबर के सवाल को। किसने भारतीय रेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके? तो इसमें हो जाएगा अर्नाल्ड ने कहा था, यह कथन अर्नाल्ड का है। आगे अब देखते हैं दुबलाहाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दुबलाहाली प्रथा सूरत में प्रचलित थी। अब 71 नंबर के सवाल को देखते हैं। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, किसने कहा था? ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ब्रिटिश शासन से निकलने वाला खून का दरिया है, यह दादा भाई नौरोजी का कथन था। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो यह हो जाएगा 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी, यह हो जाएगा 1889। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, तो यह हो जाएगा 1915 में। इसका हो जाएगा 1915 में। कटनी सीमेंट कंपनी, यह 1910 में। ये मिलान करते हैं 2 3 1 4 2 3 1 4, सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं 73 नंबर में। 73 नंबर में देखते हैं किस आयोग समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो यह वेल्बी आयोग हो जाएगा। वेल्बी आयोग ने दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था धन के निष्कासन सिद्धांत देने पर। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। अब आगे देखते हैं टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना 1907 में, वर्ष 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। अब आगे देखते हैं 75 में। किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप से ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है? तो यह हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे।
76 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो यह सही हो जाएगा। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है धन निकासी के विरोध में अमृत बाजार पत्रिका ने विशेष योगदान दिया था। अमृत बाजार पत्रिका यह शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है, यह भी सही हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है, कोई गलत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। अब आगे देखते हैं 77 में। इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत में उद्योग के संरक्षण की मांग कब की? तो यह हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं, गलत को चुनना है। तो इसमें हो जाएगा 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोली गई, यह सही हो जाएगा। 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोली गई। अब दूसरा है 1855 में जॉर्ज अलेक्जेंडर ने सिरडा बंगाल में जूट कारखाना खोला, यह भी सही हो जाएगा। 1930 में आधुनिक इस्पात फैक्ट्री अर्काट यानी कि मद्रास में खोला गया, यह भी सही हो जाएगा। अंतिम है फिक्की की स्थापना 1929 में भारतीय उद्योगपति ने किया था, तो यह गलत हो जाएगा। 1929 नहीं, 1927 हो जाएगा। 1927 में खोला गया था। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था, तो यही गलत है। गलत कथन का चयन करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, सही उत्तर हो जाएगा डी। फिर से एक बार देखेंगे। 1854 में पहली बार रानीगंज में कोलफील्ड की स्थापना की गई। 1855 में जॉर्ज अलेक्जेंडर ने सिरसा बंगाल में जूट कारखाना खोला और 1930 में आधुनिक इस्पात फैक्ट्री अर्काट मद्रास में खोली गई। और फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में, 29 नहीं 1927। अब आगे देखते हैं 79 और आज का अंतिम सवाल। 1854 में काबस जी डाबर ने भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की थी? तो यह बम्बई में। काबस जी डाबर ने भारत की पहली सूती मिल बम्बई में स्थापित की थी। इसके साथ ही चैप्टर 4 का पूरा 79 क्वेश्चन आंसर था, जिसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करते हुए मैंने पूरा करवा दिया काफ़ी मेहनत के बाद। आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाले सभी वीडियो को देखेंगे। 1-2 बार इसे देखिएगा, निश्चित ही याद होने वाला है। तो काफ़ी लगन से मेहनत करते रहिए। आगे बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में भर्ती आने वाली है, तो चलिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।